हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शीत युद्ध का दौर। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। सबसे पहले कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, इसके बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन का विषय है। जो ये वैश्विक घटनाएं हुई उसमें से आज के समय में ज़्यादा पुरानी भी और ज़्यादा नई भी नहीं, आज के समय में लगभग जितनी भी घटनाएं हुई उसमें विश्व की राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद इस घटना का अध्ययन, ये घटना है शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज़, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन था, यूएसए था, फ्रांस, सोवियत संघ और रूस, जिसे कि हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे, जिसकी अगुवाई जर्मनी कर रहा था। धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी कर रहा था और मित्र राष्ट्र की अगुवाई सोवियत संघ यानी कि रूस कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ और 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1917 में ख़त्म हुआ। तो अब ये ख़त्म कब हुआ? जब 5 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराए, जापान के 2 शहरों पर। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब हुआ क्या कि इस युद्ध के बाद अमेरिका अपने आप को ताकतवर समझने लगा क्योंकि उसने जापान को कड़ी हार का सामना करने के लिए मजबूर किया था। और इसके बाद सोवियत संघ यानी कि रूस और यूएसए में दरार एक तरह से आ गई और दोनों में युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया। एक दूसरे को वो ताकतवर दिखाने के लिए होड़ करने लगे, और इसी बीच जो घटनाएं हुई उसे शीत युद्ध के दौर के नाम से हम जानते हैं। चलिए, और किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुट निरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाई। और ये जो गुट निरपेक्षता शब्द है, इसकी उत्पत्ति गुट निरपेक्षता इसकी उत्पत्ति शीत युद्ध में हुई, यानी कि जो ना अमेरिका के साथ में रहना चाहते थे और ना ही रूस के साथ में, तो उन्होंने क्या नीति अपनाई? अलग रहने की नीति यानी कि गुट निरपेक्षता, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना, अपनी पहचान खुद बनाने वाली नीति। तो मैं आपको अब पूरे चैप्टर को बड़े ही आसानी से मेन पॉइंट्स और बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, ये 1917 की जगह 1918 है, ठीक है। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच चला, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। अब जिसने संपूर्ण विश्व को दहला दिया था, अब क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939, 1939 और 1945 तक चला, 1945 तक। इससे क्या हुआ? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, और जिसमें
केवल यूरोपीय देश नहीं थे। आप समझ पा रहे होंगे कि यूरोपीय देश नहीं थे। अब जबकि हम कहें कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, भारत और भारत के पूर्वोत्तर भाग भी शामिल थे इस द्वितीय विश्व युद्ध में। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको मैंने शुरू में, अमेरिका और रूस सामने आए। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ, जो बहुत सारे राज्यों का संघ था, बहुत बड़ा। अब इस युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया, इन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो नव स्वतंत्र देश थे, यानी कि जो न्यूली फ्री हुए थे, उन कंट्रीज़ को अपने गुट में यानी कि अपने पक्ष में लेने के लिए कोशिश की। और इन दोनों में कूटनीतिक जोड़ तोड़, राजनीतिक अविश्वास, हर तरह की चीज़ें हुई। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शीत युद्ध शब्द का मतलब क्या है। शीत युद्ध, ठीक, शीत युद्ध क्या था? युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थिति का होना, जिसमें वैचारिक घृणा, आप वीडियो को पॉज करके और जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं अगर हर चीज़ लिखने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता और पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो युद्ध ना होते हुए भी वैचारिक युद्ध की स्थिति होना, जिसमें कि वैचारिक घृणा हो, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, कूटनीतिक जोड़ तोड़ हो, सैनिक प्रतिस्पर्धा था, मतलब कि हमारे पास सैनिक ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा है, हम आपको मात दे सकते हैं, इस तरह की बातें देखने में आ रही थी। तो सैनिक प्रतिस्पर्धा थी। जासूसी, एक दूसरे की जासूसी में खूब माहिर हो रहे थे, वो लोग जासूसी कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे अपने विचारधारा का, किस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, सोवियत रूस समाजवाद यानी कि साम्यवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था, जबकि अमेरिका पूंजीवादी और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहा था। तो ये विचारधाराओं की भी लड़ाई थी, और इसके साथ शस्त्रों की दौड़, बड़े बड़े हथियार, एटम बम बनाए जा रहे थे, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहे थे। कुछ अगल बगल जो उनकी सोवियत रूस की जो कंट्रीज़ थी, मतलब कि जो उसके गुट में शामिल थी, उसको अमेरिका उसके कामों में दखल अंदाजी दे रहा था। इसी तरह से सोवियत रूस जो पास की कंट्री थी, जो कि अमेरिका में शामिल हुई थी, उनको वो परेशान कर रहा था। तो इस तरह के हस्तक्षेप भी हो रहे थे। तो हम क्या कहेंगे शीत युद्ध को? युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति होना, ठीक है। एक तरह से हम कहेंगे गोली की जगह बोली का इस्तेमाल, यानी गोली की जगह बोली का इस्तेमाल, यानी एक दूसरे के लिए गोली बारूद नहीं चला। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं हुई थी, युद्ध जैसी स्थिति हुई थी, लेकिन बहुत बड़ा खून खराबा नहीं हुआ था। इसको हम शीत युद्ध का
शीत युद्ध का हम कहेंगे। इन जहाँ पे छुटपुट घटनाएं हुई उसको कहते हैं हम शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे थे ये, तो शीत युद्ध के दायरे थे। अब शीत युद्ध आप समझ गए होंगे कि युद्ध न होते हुए भी वैचारिक प्रतिस्पर्धा थी, युद्ध की स्थिति न होते हुए भी युद्ध की स्थिति होना, गोली की जगह बोली का इस्तेमाल होना, जिसमें कि राजनीतिक अविश्वास की स्थिति थी, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, प्रचार और हथियारों की होड़, इन सभी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध को आप इस तरह से परिभाषित करेंगे या बताएंगे, ठीक है। अब शीत युद्ध में हुआ क्या था? शीत युद्ध में पूरी दुनिया, अगर हम कहें ये पूरी दुनिया है, ठीक है, तो पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। एक यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर में जो कंट्रीज जाना चाहते थे वो गए थे, और दूसरे यूएसए यानी कि अमेरिका, और यूएसएसआर यानी कि रूस, सोवियत संघ। तो ये दो खेमे पूरी दुनिया में बन गए थे। अब इसी क्रम में दो विचारधाराएं पूरी दुनिया में फैल रही थी। अमेरिका पक्षधर था पूंजीवाद व लोकतंत्र। पूंजीवाद और लोकतंत्र का समर्थक था, और रूस सोवियत संघ था साम्यवादी और समाजवाद। तो रूस इसकी हिमायत कर रहा था, और अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र का। तो जिसको जो पसंद आ रहा था, और एक और बात थी कि जिसको पसंद नहीं भी आ रहा था वो शामिल हो रहा था, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए किसी न किसी एक गुट में शामिल होना ही था, नहीं तो नहीं होते तो एक जो ताकतवर देश है दूसरे पर कब्जा कर लेता या उनको नुकसान पहुंचाता। तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सभी कंट्रीज़ एक दूसरे में शामिल हो रही थी। शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ ने अलग अलग अपने कंट्रीज, अपने अपने गुट में शामिल कंट्रीज़ को मिला के क्या किया, उन्होंने सैनिक संगठन बनाया, सैनिक संधियां की। सैनिक संधियों में अमेरिका ने बनाया सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत संघ ने बनाया अमेरिका ने बनाया, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और सोवियत संघ ने बनाया वार्सा पैक्ट। और भी कई संधियां हुई थी, ये सेंट्रल एशिया में हुई थी, सेंटो और सिएटो। तो इन संधियों को आप याद कर लेंगे किसने और कब बनाई थी। अब इसी क्रम में उन राष्ट्रों को, उन देशों को पर खतरा मंडरा रहा था जो कई सालों से, कई सदियों से गुलामी झेलते हुए आ रहे थे, और अभी अभी हाल में ही स्वतंत्र हुए थे, यानी कि उन्हें आज़ादी मिली थी। भारत, ये जो अफ्रीका के नए राष्ट्र हैं, तो इन राष्ट्रों ने क्या किया, भारत और कई कंट्रीज़ ने मिलकर, जैसे घाना, भारत और यूगोस्लाविया, तो ऐसे देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने अलग रहने की नीति अपनाई, अलग रहने की नीति।
अलग रहने की नीति, किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति। ठीक है, अलग रहने की नीति, गुट में शामिल न होने की नीति, अपनी पहचान खुद बनाने की नीति। तो ये जो नीति थी ये थी गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। हम ना दाएं जाएंगे ना बाएं, हम भाई अपने रहेंगे, अपना खाएंगे, अपना बोएंगे। तो इस तरह का जो नीति था ये था गुट निरपेक्ष। अब गुट निरपेक्ष में वो राष्ट्र थे जो अभी हाल में स्वतंत्र हुए थे, हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, और वो अपना विकास और अपनी आज़ादी खुद करना चाहते थे, अपनी आज़ादी का प्रयोग खुद करना चाहते थे और अपना डेवलपमेंट खुद करना चाहते थे, अपनी विचारधारा खुद बढ़ाना और फैलाना चाहते थे, ना कि किसी गुट में शामिल होना चाहते थे। तो सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको हम नाम के NAM के नाम से जानते हैं, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होने का आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी सबसे पहले निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई, और गुट निरपेक्ष सम्मेलन सर्वप्रथम बेलग्रेड में हुआ। यूगोस्लाविया की राजधानी है, और यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, भारत जैसे देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली, और इसके बाद एक एक करके कई देश इसमें शामिल हो गए। और जो ये दो गुट बने थे, अमेरिका और सोवियत संघ, इनके सदस्यों से ज़्यादा गुट निरपेक्ष में सदस्य शामिल हुए थे, यानी सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ आए। तो अब इनके बाद इससे क्या हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ क्या कर रहे थे, इन गरीब देशों पे या जो डेवलप नहीं हुए थे उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सम्मेलन बुलाया और इन्होंने मांग की कि हमें अलग से कुछ छूट दी जाए, हमें व्यापार करने के नियमों में थोड़ी छूट दी जाए। तो इनके लिए नई एक नीति आई, नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो व्यवस्था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई, उसका नाम था नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल सिस्टम। सो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इन देशों के सामने आई। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की नींव किसने डाली? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से द्विध्रुवीय देशों को, यानी कि इन दोनों खेमों के देशों के लिए एक चुनौती बन गई थी सामने। तो इनको क्या हो रहा था, इन्होंने कई फिर अलग अलग नीतियाँ अपनाई और फिर इन्होंने इनको दबाने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें नुकसान होने लगा था। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से इन गरीब देशों के लिए बहुत फ़ायदे हो रहे थे। इसी क्रम में आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण सहयोग जैसे संवाद को आरंभ किया गया। तो कई तरह के सम्मेलन हुए और एक दूसरे से सहयोग के लिए इस तरह की बातें होने लगी और संवाद स्थापित होते थे। और शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या किया? भारत ने विकासशील देशों को
गुटनिरपेक्षता जैसा एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कई बार शीत युद्ध में ऐसे दायरे हुए जहाँ पे युद्ध की स्थिति बन रही थी, वहाँ पे भारत ने स्थिति को फिर से शांतिपूर्ण और नॉर्मल बनाने के लिए भारत ने अपना योगदान दिया। तो भारत ने हमेशा से ही शांति के लिए हमेशा अपना समर्थन दिया है और उसके लिए अपना सहयोग हमेशा से दिया है। और उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार अपना सहयोग दिया शांतिपूर्ण स्थापना के लिए और युद्ध जैसी परिस्थिति से बचाने के लिए। जैसे कि कोरिया संकट के समय पंडित नेहरू ने भारत ने अपनी ये जो शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई। मध्यस्थता की भूमिका कौन निभाता है? जो दो गुटों को में संधि करवाता है उसको मध्यस्थता करने वाले मध्यस्थ व्यक्ति बोलते हैं। मध्यस्थता करता है वो व्यक्ति। तो भारत ने भी कई बार ऐसी परिस्थितियों में अपनी सहयोग को दर्ज कराया। दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो जैसे बताया था मैंने आपको, ये 1949 में बना। ठीक है, इसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था और अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना और पूंजीवाद को स्थापित करना उसका नेतृत्व का जो था विचारधारा था। और 1954 में दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन यानी कि सिएटो बना। ठीक है, सिएटो ये अमेरिका ने नेतृत्व साम्यवाद प्रचार को रोकने के लिए बनाया था कि साम्यवाद को रोकना है। तो साम्यवाद को रोकने के लिए यानी सोवियत संघ का विरोध करने के लिए सिएटो की स्थापना की। दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, तो इसकी स्थापना 1954 में अमेरिका ने ही किया और ये साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। और जो नाटो था वो किस लिए बना था? नाटो बना था कि किसी भी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश पर यानी कि अमेरिका वाले खेमे किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलके जो उस खेमे में शामिल है वो सोवियत संघ पर हमला बोलेंगे। इसलिए इसको बनाया गया था और उसके प्रसार को साम्यवाद के विचारधारा वाले देश को साम्यवाद विचारधारा के देशों को रोकने के लिए, उसको फैलने से रोकने के लिए सिएटो बनाया। अब 1955 में बगदाद पैक्ट केंद्रीय संधि संगठन जैसे जो मैंने बताया था सेंटो, तो सेंटो बनाया। सेंटो यानी कि केंद्रीय संधि संगठन अमेरिकी नेतृत्व में। सी का मतलब सेंट्रल, ठीक है, CEN का मतलब हो गया सेंट्रल, और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय संधि संगठन, ये बनाया अमेरिका ने ही। ये अमेरिकी नेतृत्व वाले साम्यवाद को नेतृत्व करके और साम्यवाद को यानी कि ये सेंटो, अगर पूछे क्वेश्चन में कि सोवियत संघ के साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने कौन से संधि किए, तो सिएटो और सेंटो, इन दोनों का ही काम था साम्यवाद को रोकना। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो फुल फॉर्म बता रहा हूँ, तो वीडियो को बैक करके पॉज करके सुन लीजिएगा। तो इसका नाम है केंद्रीय संधि संगठन, इसका भी काम था साम्यवाद को रोकना। ये तीनों संगठन सैनिक संगठन किसके थे? अमेरिका के थे। अब एक बात आपके दिमाग में अगर आई हो कि ये जो दो गुट बने थे अमेरिका और सोवियत संघ,
ये आखिर छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों कर रहे थे? सिंपल सा फंडा है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो रीज़न ये है कि वो सुरक्षा, हथियार, आर्थिक मदद, ठीक है, सुरक्षा, हथियार, आर्थिक मदद और अन्य लाभ, और भी कई लाभ हैं वह अन्य लाभ, इनको देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार, आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। सबसे पहली जो रीज़न है, छोटे देश महाशक्तियों से क्यों जुड़े रहना चाहते थे? सुरक्षा की दृष्टि से, कि भाई कोई हमला ना कर दे हम पे, एक गुट में शामिल रहेंगे तो भाई बचे रहेंगे, तो इसलिए वो शामिल हो रहे थे। अब परमाणु संपन्न जो होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर क्या हो रहा था? होड़ हो रहा था, प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन हो रहा था, तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और इसी हम शुरू में बताया था, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। परमाणु संपन्न दोनों देश थे, दोनों, और उनको पता है कि एक ने एक नुकसान पहुंचाएगा तो दूसरा भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा, दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी ताकतवर, दूसरा भी गुर्रा रहा है और भौंक रहा है, और ये भी बहुत ताकतवर है। वे गुर्राते हैं, आते हैं, गुर्राते हैं, देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटते। उनको पता है कि ये भी ताकतवर है, भाई मेरे को नुकसान पहुंचाएगा अगर मैंने काटा। इसको भी पता है भाई ताकतवर है। और ये जो तनाव की स्थिति थी, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई कि अब लड़ेंगे, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को ही पता है कि दोनों ताकतवर हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ था? महाशक्तियों को, मैं आपको और ज़्यादा पॉइंट्स बता रहा हूँ। महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, क्या लाभ था महाशक्तियों को? सबसे पहला पॉइंट, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। छोटे देशों के जो उनके एरिया में जो भी प्राकृतिक संसाधन था, उनको भाई उन पे कब्जा करना, उसको ख़त्म करना, ठीक है। और दूसरा चीज़ था, दूसरा पॉइंट क्या था? सैनिक ठिकाने स्थापित करना, कि ताकि जो अगल बगल दूसरे विचारधारा वाला कंट्री है, देश है, उस पर हमला किया जा सके, आसानी से किया जा सके। और तीसरा पॉइंट था आर्थिक सहायता प्राप्त करना। जैसे कभी पैसे की कमी हो गई या कुछ, तो छोटे देशों से थोड़ा थोड़ा ले लेना। और तीसरा आर्थिक सहायता प्राप्त करना, ठीक है। चौथा है भू क्षेत्र, भाई जमीन होगा तभी काम होगा। तो जमीन जो था वो सॉरी भू क्षेत्र जो था, यानी कि जमीन, उस पे महाशक्तियाँ अपने हथियारों को और सेना का संचालन करने के लिए, ताकि सेना को वहाँ पे स्थापित कर सके, सेना को वहाँ पे भेज सके, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए जहाँ पे वो रह सकें। तो भू क्षेत्र के लिए उन्होंने छोटे देशों को अपने से जोड़ कर रखा। तो महाशक्तियों ने इन 4-5 कामों के लिए छोटे देशों को अपने साथ रखा। और जैसे कि छोटे देशों को मैं बताया मैंने कि छोटे देश महाशक्तियों से क्यों जुड़े रहना चाहते थे, तो सिंपल सा फंडा है, सुरक्षा की दृष्टि से, हथियार लेने के लिए, आर्थिक मदद के लिए और अन्य लाभों के लिए, आर्थिक मदद के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए छोटे देश महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िएगा कि महाशक्तियों का पूछ रहा है या छोटे देशों को महाशक्तियों से जुड़े रहने का रीज़न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। सो रीड every question whenever you write what is main point of the question, उस पॉइंट को पकड़ें और उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बहुत अच्छा
इसका सब पॉइंट इसमें जो है इस चैप्टर में जो पूछा जाता है वो ये शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे, अब आपको मैंने बताया था शीत युद्ध के दायरे वो हैं जहाँ पे छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन खून खराबा बड़े स्तर पर नहीं हुआ। खून खराबा हुआ लेकिन बड़े स्तर पर नहीं हुआ, युद्ध जैसी स्थिति नहीं हुई, तो इसको हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। तो शीत युद्ध के दायरे में कौन कौन से दायरे थे उसका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला 1948 में शीत युद्ध का दायरा आया। बर्लिन की नाकेबंदी हो गई, यानी बर्लिन को घेर लिया गया, तो बर्लिन की नाकाबंदी हुई 1948 में। तो 1948 में पहली। उसके बाद 1950 में आया कोरिया संकट, जिसमें भारत ने अपना सहयोग दिया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई। उसके बाद आया 1954 में वियतनाम अमेरिका हस्तक्षेप, यानी वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, यानी वहाँ पे क्या रहा होगा विचारधारा, साम्यवाद, यानी सोवियत संघ का देश रहा होगा वो। उसके बाद रहा होगा क्या था वो, और उसके बाद 1971 में पाक युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध। तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, ये भी क्या था, ये भी था शीत युद्ध का दायरा, ठीक है, 1971 में। उसके बाद 1979 में अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। अफ़गानिस्तान ने भी क्या किया, सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा क्या किया, हस्तक्षेप किया, वहाँ के लोगों को, ठीक है, पर अत्याचार वगैरह किए, तो ये था हस्तक्षेप। तो ये था शीत युद्ध का दायरा। अब आपसे पूछें कि दो ध्रुवीयता को चुनौती किन्होंने दी, किन लोगों ने दी, तो दो ध्रुवीयता को चुनौती गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के सदस्यों, यानी गुटनिरपेक्ष वाले देशों ने दी। और इसकी अगुवाई किन देशों ने की, सबसे पहले सर्वप्रथम भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, और इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे एनक्रूमा ने 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्यों को, यानी 25 साथ एक साथ जुड़े और गुटनिरपेक्षता की स्थापना की। और 2009 में गुटनिरपेक्ष देशों का 15वां सम्मेलन हुआ मिस्र में हुआ 15वां, ठीक है, 15वां। उसके बाद जिसमें जो सदस्य थे उस टाइम में 2009 में 118 थे उस टाइम। उसके बाद 15 देश जो थे वो आए थे देखने के लिए, और इसके साथ इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कि उनको 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मिली, ठीक है। 1972 में यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र के व्यापार UNCTAD, ठीक है, UNCTAD यानी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, जिसको हम अनक्टैड बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति की ओर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि जो विकसित देश है ना, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो गरीब देशों में शोषण हो रहा है उसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आती है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध का, और भारत ने कैसे चालाकी दिखाई। तो भारत में शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या किया कि वो नए स्वतंत्र जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे उसकी अगुवाई कर रहा था भारत। अब भारत ने USA यानी अमेरिका और USSR सोवियत संघ
दोनों से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। जिधर से फायदा हो रहा है उधर से ले लो, लेकिन राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया। राष्ट्र के सुरक्षा और राष्ट्र के भलाई में अगर कोई अड़चन दे रहे हैं वो, तो उनसे संबंध क्या किया, थोड़ा सा बचने का कोशिश किया। अच्छे कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं तो उनसे खूब घुलने मिलने का कोशिश किया। तो ये शीत युद्ध के दौरान भारत ने किया। ठीक है, जिधर से फ़ायदा हो रहा था उस तरफ वो झुक रहा था, कभी अमेरिका की तरफ, कभी रूस की तरफ। तो ये स्थिति शीत युद्ध में भारत की थी। अच्छा, ये जो 1972 में UNCTAD ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के लिए नई आर्थिक व्यवस्था जो लागू की, यानी कि टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापार नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसी रिपोर्ट में क्या क्या उनको दिया गया था, इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि वो अपने जो भी संसाधन है उसको पश्चिम देशों में बेच सकते हैं। ये सारी बातें इसमें बताई गई थी। समय में शस्त्रों की होड़ इतना हो गई थी कि दोनों ही गुटों को यह बात सताने लगी थी कि भाई अगर हथियार, ये जो एटम बम अगर ये फट गए अपने आप तो भाई ख़त्म, उनका मतलब भूगोल ख़त्म हो जाएगा। तो इस डर से उन्होंने क्या किया, दोनों ही देशों ने कुछ समझौते किए जिसके तहत उन्होंने अपने शस्त्रों को कम किया। ठीक है, उन शस्त्रों को कम किया और उनको समुद्र में मतलब फेंका, या शस्त्रों की जो बनाने की जो होड़ थी उसको कम किया, और जो ऑलरेडी कुछ हथियार थे ख़तरनाक उसको हटाया। ठीक है, उसको डिस्पोज किया। तो ये शस्त्र नियंत्रण संधियों के तहत हुआ। अच्छा, शुरू में मैंने बताया था कि जो नए स्वतंत्र देश हैं उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। लेकिन क्यों लिया? बहुत सारी बातें थी कि जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे वो जानते थे कि जो सैनिक गुट है उनकी स्वाधीनता और शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देंगे। भाई अभी तो गुलामी से छूटे हैं, ऊपर से फिर सैनिक शासन लग जाएगा, दूसरे कंट्रीज़ के गुट में जाएंगे ये और फिर फंस जाएंगे। तो ये खतरा था उनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट ये रहा कि जो नए राष्ट्र थे गुलामी से आज़ाद हुए, वे सैनिक संगठनों को बढ़ावा देने से शस्त्र के निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा। जितने वो शामिल होंगे गुट में तो शस्त्रों की होड़ और बढ़ेगी, और शस्त्र का ज़्यादा बनाने के लिए क्या होगा, उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि विश्व शांति को खतरा पैदा होगा, और इस खतरे से वे बचना चाहते थे। ऊपर से नए स्वतंत्र हुए थे, इनका कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं था, आर्थिक निर्माण कुछ था नहीं, तो इनको क्या करना था, सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण करना था, अपने देश को अभी खड़ा करना था, उसको चलाना था, उसको बनाना था। तो ये एक भारी जिम्मेदारी थी, और इस कार्य को युद्ध और तनावों से क्या किया जा सकता, मुक्त वातावरण में ही पूरा किया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो वो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। उसके बाद शक्ति संगठन का सदस्य बनने से उन्हें संगठनों के लिए बनाए गए नियमों पर चलना पड़ता, और इसलिए तटस्थ रहे। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, एक तटस्थता की नीति थी, यानी समुद्र में घुसे ना, समुद्र के किनारे रहकर अपना काम करना, डूब जाएंगे अगर जाएंगे तो उसको डूबने से बचना चाहते थे। और शक्ति संगठन का सदस्य बनने से वो क्या होते, वो फंस जाते, कहते कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वो शामिल नहीं हुए। इसीलिए वो अपना डेवलपमेंट अपनी तरह से, अपने तरीके से, अपने देश के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता है, अपनी नीड है, उसके हिसाब से वो करना चाहते थे। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप लिख सकते हैं जब पूछा जाए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अलग थलग क्यों रहे, किसी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुए। तो ये सारी बातें थी। ठीक है, तो इस तरह से एक और चीज़ बता दूं, जो सेंटो था केंद्रीय संधि संगठन, उसको बगदाद समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के जो संधि संगठन है कई नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो
आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो यूरोप था, यूरोप दो भागों में बटा हुआ था। जो पश्चिमी यूरोप के ज़्यादातर देश थे वो शामिल थे पूंजीवाद में, यानी कि अमेरिका की गुट में शामिल थे। और जो पूर्वी यूरोपीय देश थे, पूर्वी यूरोप के, वो किधर थे? वो शामिल थे सोवियत संघ में, सोवियत संघ के गुट में। ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लास्ट में बताने के लिए छोड़ा था, वो ये है क्यूबा मिसाइल संकट। सॉरी, थोड़ा कभी कभी। हाँ, तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। अब ये क्या था क्यूबा मिसाइल संकट? इसको समझ लीजिए, चैप्टर आपका ख़त्म। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा एक द्वीपीय देश है, यानी पानी से चारों ओर घिरा हुआ है। और ये किधर है? दक्षिण अमेरिका के नज़दीक है, पूर्व की ओर है दक्षिण अमेरिका के। और यहाँ पे अमेरिका के पूंजीपतियों ने बहुत निवेश किया था और पैसे खूब लगाए थे, और उनको नुकसान हो रहा था। तो क्यूबा में मतलब नुकसान हुआ था और वो पैसा लौटा नहीं पाया था। तो इनको डर था कि अमेरिका हम पे हमला कर देगा। तो इन्होंने क्या किया? सोवियत संघ से इन्होंने मदद मांगी और सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए। सोवियत संघ ने क्या किया? इनके द्वीप पर अपने परमाणविक मिसाइलों को, यानी एटम बम से लैस मिसाइलों को तैनात कर दिया अमेरिका की ओर। अमेरिका को ये 15 दिन बाद पता चला कि भाई हमारे ऊपर क्यूबा ने मिसाइलें तैनात कर दी है। फिर क्या किया? अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे भेजा, पूरा एटम बम से लैस जंगी बेड़ों को क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये जो था बड़ा ही खतरनाक स्थिति थी। अगर ये युद्ध हो जाता तो तबाही हो जाती, मतलब मिसाइलें चलती, उधर से एटम बम फेंके जाते जंगी बेड़ों से, तो पूरा मतलब तबाही होती। तो इस स्थिति को दोनों ही, क्योंकि 1945 में 6 अगस्त 5 अगस्त ये जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था, और शुरू में मैं गलती हो गई थी, वो 5 अगस्त मैंने बता दिया था। 5 अगस्त नहीं है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिरा था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को गिरा हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। तो इससे हुआ क्या? उनको पता था कि बड़ा ही भयंकर रिजल्ट आएगा। तो क्या हुआ? जंगी बेड़ों को अमेरिका ने, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, वो थे जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। तो इन दोनों ने बड़ी ही सतर्कता से, बड़े ही सूझबूझ से सहमति जताई, और अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को जो परमाणु से लैस थे उसको वापस ले लिया, और उसके बाद क्यूबा से सोवियत संघ ने भी मिसाइलें हटा ली, और इस तरह से ये क्यूबा मिसाइल संकट का खतरा टल गया। तो क्यूबा मिसाइल संकट यही था कि क्यूबा ने मिसाइलें तैनात कर दी थी अमेरिका की ओर, और अमेरिका ने जंगी बेड़ों को अपनी क्यूबा की तरफ चारों ओर से घेर लिया था, भेज दिया था, और इससे बहुत बड़ा युद्ध होने की, एक परमाणु युद्ध होने की स्थिति बन गई थी, और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अगर ये युद्ध होता तो बड़ी ही तबाही होती। ठीक है, 1962 में ये स्थिति पैदा हुई। तो ये जितने भी शीत युद्ध के दायरे थे, तो शीत युद्ध के दायरों में सबसे चरम बिंदु यही था, क्यूबा मिसाइल संकट। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया है दी एंड। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, पॉइंट्स बनाइए, नोट्स लिखिए, उसके बाद आपको चैप्टर क्लियर होगा। खाली आप सुनेंगे तो समझ तो आएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, इसलिए लिख कर आप पॉइंट बना लेंगे तो नोट्स आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। सो चैप्टर द एंड। चलिए अगला चैप्टर जो है उसका वीडियो मिलेगा आपको कुछ दिनों में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।